गोलू, ओ गोलू, जरा कुछ पुरानी कॉपी के कागज तो लेकर आ, मुझे उसमें पराठे रख कर देना है। मम्मी, कॉपी के कागज में कौन पराठे रखता है? ज्यादा जबान मत चला और जितना बोला है उतना कर। गोलू पुरानी कॉपी उठाकर सोनम के पास ले आया। सोनम ने कॉपी का एक पेज फाड़ा और उसके अंदर पराठा रखकर महेश जी के सामने लाकर रख दिया। बहू, ये क्या है? प्लेट कहाँ है और कागज में पराठा कौन रखता है? पापा जी, वो क्या है ना, पराठे में ज्यादा ऑयल था, फिर आप मुझे डांटते इतना ऑयली क्यों बनाया, तो मैंने इसको कागज में रखा ताकि कागज सारा ऑयल सोख ले। चलो, ये भी ठीक है। कुछ देर बाद सोनम ने अपनी सास मीरा को भी कागज में ही पराठा दिया। अरे अब मुझे क्यों कागज में पराठा दिया? मुझे तो ऑयली खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे कागज में पराठा क्यों दिया? वो क्या है ना मम्मी जी, जब हम बाहर से छोले भटूरे मंगवाते हैं तब वो भी तो कागज में ही भटूरे लपेट कर देता है ना, और मेरे हाथ के बनाए पराठे भटूरे से कम थोड़ी ना है। मैं तो बस आपको इसलिए कागज में पराठा लाकर दी ताकि आपको भटूरे वाला फील आए। वो तो ठीक है बहू, पर इसके नीचे एक प्लेट रख देती तो अच्छा लगता ना। वो बस याद नहीं रहा मम्मी जी। इतना बोलकर सोनम किचन में चली गई। महेश भट्टी परिवार की काम वाली माही आज छुट्टी पे गई हुई थी और घर में दो बहू थी जिनको काम का नाम सुनकर ही चक्कर 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 आते थे। सोनम और छोटी बहू शीला ने एक एक टाइम का काम बांट लिया था और आज सोनम की काम करने की बारी थी। नाश्ता तो बन गया, सबने खा भी लिया और देखो एक बर्तन खराब नहीं हुआ। ये तो कमाल हो गया, मेरे दिमाग तो सही टाइम पे सही से चलता है। सोनम किचन में खड़ी खुश हो रही थी, तभी वहां सोनम की देवरानी शीला आ गई। भाभी, इतनी गर्मी में आप खाना बना रही हो और उसके बाद बर्तन भी धोने पड़ेंगे। सच कहूं तो एक बार को खाना तो बन भी जाता है, झूठे बर्तन धोने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, खाना मुझसे कोई कितना भी बनवा ले पर गर्मी में मुझसे बर्तन नहीं धुलते भाई। फिर शीला ने बर्तन की सिंक की तरफ देखा तो चौंक गई। है भाभी, नाश्ता बनाते बनाते अपने बर्तन धो भी लिए? हाँ, नहीं तो क्या। अब जब मुझे ही करना है तो बाद में करूं या आप करूं, हाथों हाथ धो दिए बर्तन। भाभी ने तो फटाफट काम निपटा लिया। अब दोपहर का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं क्या करूंगी इतनी गर्मी में। जैसे तैसे सुबह का काम तो निपट गया, अब बारी थी शीला के खाना बनाने की। खाना खाने के बाद किचन बर्तनों से भर गई। मुझे तो चक्कर आ रहे इतने बर्तन देखकर, पर धोने तो पड़ेंगे। शीला बर्तन धोने खड़ी हो गई और कुछ ही देर में सारे बर्तन धुल गए। वो बस हाथ धो रही थी कि वहां गोलू आया, उसके हाथ में समोसे की थैली थी। चाची, एक प्लेट देना, मुझे समोसा खाना है। अरे अभी अभी तो बर्तन धोकर हटी हूँ, तुमको फिर से प्लेट चाहिए गंदी करने के लिए? दे दो ना चाची। शीला ने गोलू को प्लेट दे दी। गोलू के पीछे पीछे अब चिंटू भी किचन में आया। माँ, मुझे भी एक प्लेट दो, भाई ने एक समोसा दिया है, उसको रखकर खाना है। शीला ने उसको भी प्लेट दी। देखते ही देखते घर में सबने समोसे मंगवा लिए और बर्तन फिर से शीला का मुंह चिढ़ाने लगे। शीला पैर पटकती हुई किचन में गई और फिर से बर्तन धोने लगी। पता नहीं ये माही कब वापस आएगी। जब से ये इस घर में काम करने लगी मुझसे कुछ होता ही नहीं। कल से जिंदगी ऐसे लग रही है जैसे बिन पानी की मछली। शीला बड़बड़ाती रही और बर्तन धोती रही। शाम को फिर से सोनम का नंबर था खाना बनाने का। सोनम ने आलू की सूखी सूखी सब्जी बनाई और उस सब्जी को फिर से कागज में रखकर सबके सामने रख दी। ये क्या है बहू, सुबह भी तुमने पराठा कागज में दिया था, अब तो पराठा भी नहीं है, रोटी है, फिर क्यों कागज में सब्जी दे रही हो? पापा जी, आलू की सब्जी में भी तो ऑयल होता है ना, फिर मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे वो तो ठीक है, पर इस कागज के नीचे एक प्लेट तो रख दिया करो, अच्छा नहीं लगता ऐसे कागज में खाना खाना। पापा जी, अब से रख दिया करूंगी। हाँ, देखो मुझे कागज में सब्जी मत देना, मैं प्लेट में ही खाऊंगी। हाँ, बोल देती हूँ। इतनी उम्र हो गई है आपकी, आपको आपकी उम्र की फिक्र ही नहीं है। मुझे तो करनी पड़ेगी ना, आखिर मैं आपकी बहू कम बेटी ज्यादा हूँ। इतना ख्याल आ रहा है मेरी सेहत का तो तेल कम डाल लिया कर है सब्जी में, ऐसे तेल की भी बचत होगी और तुम्हें ऐसे कागजों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। मम्मी जी, मुझसे कम तेल में ना खाना बनता ही नहीं है, मसाला जल जाता है कम तेल का, इसलिए ना मैं थोड़ा ज्यादा ही डालती हूँ। पर आप चिंता न करो, मैं अब से नुकसानदायक खाना तो आपको खाने ही नहीं दूंगी। सोनम ने अपनी चालाकी से सबको कागज में ही खाना खिलाया और शीला ये देखकर हैरान रह गई। फिर शीला ने सोनम से कहा, भाभी आपने तो कमाल कर दिया, सबको कागज में ही खाना खिला दिया, ऐसे तो बर्तन खराब ही नहीं हुए। हाँ शीला, वैसे भी घर में इतने पुराने कागज है, उनका क्या ही होगा, ऐसे कागज भी काम आ रहे हैं और बर्तन भी खराब नहीं हो रहे। अब से मैं भी ना कागज के बर्तन में ही खाना दूंगी सबको, ऐसे घर के कागज भी तो यूज हो जाएंगी।
फिर क्या था, दोनों बहुओं ने मिलकर कागज की रसोई बना दी। सारी चीजें वो कागज में ही करके देती थी। घर का डस्टबिन फुल हो गया। अब तो डस्टबिन भी फुल हो गया। अब मैं ये कागज फेंकूं कहाँ? मुझे तो लगता है अब हमें कागज को यूज करना बंद करना होगा, नहीं तो सारे घर में गंदगी हो जाएगी। शीला ये सोचते हुए डस्टबिन के पास खड़ी हुई थी, तभी सोनम वहां आई। क्या कर रही हो? जिस कुकर में खाना बनाया था जरा वो धो दो ना। या फिर बर्तन धोने की इतनी आदत खत्म हो गई है कि कुकर भी नहीं धुल रहा? वो बात नहीं है भाभी, मुझे लगता है अब कुकर के साथ साथ खाने के बर्तन भी धोने पड़ेंगे। क्यों, घर में कागज खत्म हो गया क्या? कागज तो बहुत है पर डस्टबिन में जगह खत्म हो गई है। तुम डस्टबिन के पास ही खराब कागज डाल दो। कल सुबह जैसे ही नगर पालिका वाली गाड़ी आएगी ना, मैं इसको उठवा दूंगी। भाभी पूरी रात में तो इन गंदे कागज में बदबू हो जाएगी और घर में किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। अरे उनकी चिंता मत करो, घर वालों को मैं समझा लूंगी। शीला ने सारे कागज सोनम के कहने से डस्टबिन के बराबर में ही डाल दिए और किचन में आकर कुकर धोने लगी। भला हो भाभी का, जो खाने के बाद बस कुकर ही धोना पड़ता है, वरना शुरू वाले दिन तो मेरी कमर ही दुख गई थी बर्तन धो धोकर। वो अभी शुक्र अदा कर रही थी कि मीरा की तेज आवाज शीला के कानों में पड़ी। बहू! शीला भागकर घर के उस कोने में आई जहां से मम्मी जी की आवाज आई थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे गुस्से में क्यों आवाज लगा रही हैं? पहले कागज में खाना खिलाती रही तुम दोनों बहू मिलकर, अब इतना कागज इकट्ठा कर लिए कि डस्टबिन में जगह ही नहीं बची। डस्टबिन के आसपास भी तुम लोगों ने कूड़ा इकट्ठा कर दिया। शीला को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे क्या कहे। तभी वहां सोनम आ गई। सोनम ने शीला का उतरा हुआ चेहरा देखा तो सब समझ गई। तुम दोनों के मुंह में क्या दही जमी है जो कुछ बोल नहीं रही हो? मम्मी जी, वो मैंने नगर पालिका वालों से बात कर ली है, उनकी गाड़ी सुबह सवेरे आ ही जाएगी, बस आज रात की बात है। पूरी रात इनमें कितनी गंदगी होगी तुम्हें कुछ पता भी है? एक तो घर के सारे कागज खत्म कर दिए, घर को कूड़े का ढेर बना दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि घर है या कागज की रसोई। तुम्हारा काम करना बस का नहीं है जो बर्तन धोने के लालच में इतने कागज जमा कर लिए? मम्मी जी, वो बात नहीं है। घर में पुरानी इतनी सारी कॉपियां और कागज जमा थे। रद्दी वाला भी बहुत दिनों से आया नहीं, सारे कागज बेकार पड़े थे। घर की इतनी सारी जगह घेर रहे थे, हमने तो बस उसका सही इस्तेमाल किया। और वैसे भी ये घर में पड़े पड़े गल ही रहे थे, अगर उनको हमने इस्तेमाल में ले लिया तो क्या बुरा किया? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चली गई। भाभी लगता है अब तो हमको बर्तन धोने ही पड़ेंगे। देखिए ना घर में कितनी गंदगी हो गई है। मम्मी जी की बात भी तो सही है। देखो, तुमको बर्तन धोने हैं तो धो लो, मैं नहीं धोने वाली, मुझसे नहीं होगा। इधर आओ दोनों बहू। दोनों बहू मम्मी जी के कमरे में जाती हैं। अब से तुमको कागज के बर्तन यूज करने की जरूरत नहीं है। दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखने की जरूरत नहीं है। माही का कॉल आया था, आज शाम 5 बजे वाली ट्रेन से आ रही है। और खबरदार जो माही को कागज इस्तेमाल करने को बोला तो रद्दी वाला आएगा, उसको बेच देंगे। जितना कागज इस्तेमाल करना था कर लिया। ये सुनकर दोनों बहुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर में माही घर आ गई और उसने आते ही किचन संभाल ली। दोनों बहुओं ने सुकून की सांस ली। सुमती बड़े ही गुस्से वाली थी। घर पर सब उसी का सुने, ऐसा उसे हमेशा लगता था। अगर किसी ने उसके मन के खिलाफ कुछ भी किया तो वो घर में तमाशा करती थी। उसके घर में 2 बहुएं थी, ऋचा और सुहानी, लेकिन उनको हर बात हर काम सुमती को पूछ कर ही करना पड़ता था। वो अपनी बहुओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी। सुहानी, ऋचा, कहाँ हो तुम दोनों? 8 बज गए, मेरे बच्चों को काम पर जाना है और अभी तक उनका चाय नाश्ता तैयार नहीं है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं तुम दोनों की माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं। माँ जी माफ कर देना, आज उठने में बड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये मायका नहीं है तुम्हारा, ससुराल है। एक तो देर से उठती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अरे साफ साफ कह दो ना, माँ जी मुझे उठने में देर हो गई। यूं तबीयत का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? माँ जी ये बहाना नहीं बना रही है, बल्कि सच में उसकी तबीयत खराब थी। कल रात को इसका जी मचल रहा था। ऋचा और देवर जी कल रात को कितनी देर तक यहीं हॉल में बैठे थे। मैंने उसे नींबू पानी बनाकर दिया था। एक दूसरे की तरफदारी तुम दोनों बड़े अच्छे से कर लेते हो। अब ठीक लग रहा है कि नहीं? क्या अभी भी तुम्हारा जी मिचला रहा है? कल रात से तो बेहतर है माँ जी, लेकिन अभी भी चक्कर आ रहे हैं। ऋतिक जी आज मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। इस घर में बड़ी मनमानी चलने लगी है सबकी। तुम दोनों ने तो अपने पतियों को पल्लू से बांध कर रखा है। जरा क्या चक्कर आ गए, थोड़ा जी क्या मिचला तो घर के बड़ों से बिना पूछे चल दिया अस्पताल। बड़ों की इज्जत करना जैसे भूल ही गए मेरे बेटे। तुम दोनों कान जो भरती रहती हो उनके।
माँ जी मैंने नहीं कहा उन्हें कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, वो खुद ही कह रहे थे। वही तो, माँ यहाँ कमर दर्द से मरी जा रही है, माँ की तकलीफ उन्हें नहीं दिखाई देती। तुम्हारे प्यार की पट्टी बंदी है ना उनकी आंखों पर। तो आप भी चलिए ना माँ जी हमारे साथ हॉस्पिटल। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है, मैं समर्थ हूँ खुद जाने के लिए। जाओ जाकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। रीचा और सुहानी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी रीचा को चक्कर आते हैं। सुहानी उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है, माँ जी, देवर जी, राकेश जी, जल्दी से इधर आओ। ये देखो रीचा कैसे कर रही है, रीचा को चक्कर आ रहा है। रीचा रीचा आँख खोलो। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। मैंने काम करने के लिए क्या कहा, इसके नाटक फिर से शुरू हो गए। माँ जी वो नाटक नहीं कर रही है, सच में उसकी तबीयत खराब है। हाँ माँ, कल रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, फिर भी जी मचला रहा था, चक्कर आ रहे। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जल्दी से देखिए ना मेरी रीचा को क्या हुआ है, उससे चक्कर क्यों आ रहे हैं। आप सब प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे चेक करने दो। ऋतिक शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा हमारी रीचा को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। रीचा माँ बनने वाली है। क्या सच में? हाँ रीचा, अभी अपनी सेहत का ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर दवाई लेना, दूध और फलों का अपने आहार में समावेश करना। चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। रीचा अब घर के कामों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, आराम करना। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए मार्केट से रोज ताज़े फल लाऊंगा, किसी भी बात की चिंता मत करना, बस तुम खुश रहना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बच्चा ही पैदा करने वाली है ना ये, है तो इतना सर पर बिठाने की क्या जरूरत है। हमें भी 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन जो सब कहते थे वही खाते थे हम, ना कोई फ्रूट ना कोई दूध, घर के सारे काम करते थे, पूरे 9 महीने हो जाते थे, लेकिन अस्पताल की एक दवाई नहीं खाती थी। माँ तब की बात अलग थी, तब वातावरण संतुलित था, शरीर तंदुरुस्त है। आजकल लोगों में कमजोरी बढ़ती जा रही है और एक नए जीव को इस दुनिया में लाने के लिए होने वाली माता को अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों के सही पोषण के लिए खुश रहना, तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। ये आजकल की लड़कियां और उनके चौंचले मेरी तो समझ के बाहर है। रीचा तुम माँ जी की तरफ ध्यान मत दो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। माँ जी की और घर के कामों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो इस घर को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी आप देव की नहीं, लेकिन यशोदा तो बन ही सकती है। ये मेरा नहीं, हमारा बच्चा है। सुहानी रीचा को अपने गले से लगा लेती है। दिन बीतते रहते हैं। सुमति रीचा को काफ़ी परेशान करती है, ठीक से खाने पीने भी नहीं देती, कुछ न कुछ काम हमेशा बताती रहती, आराम भी नहीं करने देती और टाइम पर अस्पताल भी नहीं जाने देती। लेकिन सुहानी रीचा के बताए हुए सारे काम खुद कर लेती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। 2 महीने बाद सुमति को पता चलता है कि उसकी बेटी मिताली भी पेट से है। एक खुशखबरी है, भगवान ने तुम्हें एक साथ दुगनी खुशी दी है। अब दादी के साथ साथ तुम नानी भी बनने वाली हो माँ। क्या सच में बेटा? तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। बेटा मुझे तुमसे मिलना है, तुम कब आ रही हो? एक काम करती हूँ, मैं ही आ जाती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर ने मुझे ना बेड रेस्ट बताया है। सब कुछ ठीक है ना बेटा? चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, खूब लाड़ करूंगी मैं तुम्हारे। मिताली घर आने वाली है, इस वजह से सुमति काफ़ी खुश थी। जब से उसने मिताली की खबर सुनी थी, तब से सुमति ने रीचा और सुहानी को काम पर लगा दिया था। सुहानी अब हॉल तो साफ हो गया है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बनाना शुरू करो, और सारी चीज़ें मिताली की पसंद की होनी चाहिए। उसके और उसके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए जो अच्छा हो वही बनाना। और रीचा तुम कितने धीरे धीरे काम करती हो, ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। जाओ जाकर मिताली का रूम साफ कर दो, उसे धूल की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ जी ये आप क्या कर रही हो? माना कि आपको मिताली दीदी की काफ़ी चिंता है, लेकिन हमारी रीचा भी तो प्रेग्नेंट है, वो सुबह से काम कर रही है। और मिताली दीदी की रूम काफ़ी ख़राब हो गई है, वहाँ भारी सामान भी है, और रीचा को भी धूल की एलर्जी है। काफ़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, हाँ? और जब से रीचा पेट से हो गई है तुम उसकी काफ़ी तरफदारी करने लगी हो। अगर तुम नहीं चाहती कि रीचा मिताली का कमरा साफ करे तो तुम कर दो। लेकिन दीदी को भी खाना भी बनाना है ना? तो खाना तुम बना दो।
माँ जी मैं कमलाबाई को फ़ोन कर देती हूँ, वो कर देगी मिताली दीदी का कमरा साफ। हाँ हाँ, बुला लो कमलाबाई को, पैसे तो पेड़ पर लटकते हैं ना उसे देने के लिए। सुहानी, आजकल तुम मेरे बेटे के काफी पैसे उड़ाने लगी हो। पहले ही जब से रीचा प्रेग्नेंट हो गई है तब से घर का खर्चा बढ़ गया है। तुम और खर्चे मत बढ़ाओ, समझी? रीचा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारी दवाइयाँ ले लो और जाकर आराम करो। माँ जी मैं दीदी की पसंद का खाना बनाती हूँ पहले, और बाद में उनका कमरा भी साफ करती हूँ। रीचा थक गई है, प्लीज़ आप उसे आराम करने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें ही अकेले काम करने का शौक आया है तो हम भी क्या कर सकते हैं। पर हाँ भाई, मुझे खाना बढ़िया चाहिए और रूम भी अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। तब तक मैं मार्केट जाकर आती हूँ। सुमति रीचा और सुहानी को सुनाकर मार्केट चली जाती है। सुहानी अपना काम करने लगती है। सुहानी के मना करने के बावजूद रीचा काम में उसका हाथ बटाती है। शाम के वक्त मिताली घर आती है। घर में मेहमान होने की वजह से रीचा और सुहानी आज दिन भर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुमति को उसका कुछ भी नहीं था। उनकी तारीफ करना तो छोड़ो, सबने खाना खाने के बाद तुम भी खाना खा लो, इतना भी नहीं कहा उसने। मिताली के घर आने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। रीचा जब भी आराम करे तो कुछ न कुछ काम निकालकर सुमति उसे परेशान करती थी। रीचा और मिताली दोनों भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद सुमति दोनों में काफ़ी भेदभाव करती थी। सुहानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुमति चाहे रीचा के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन सुहानी रीचा का काफ़ी ख्याल रख रही थी। अरे रीचा, ये क्या कर रही हो तुम? ये नारियल पानी सिर्फ एक ही है और वो मैंने मिताली के लिए रखा है। डॉक्टर ने उसे रोज नारियल पानी पीने के लिए कहा है। वो काफ़ी कमज़ोर है ना, और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की सेहत के लिए नारियल पानी ज़रूरी होता है। सुमति रीचा के हाथ से नारियल ले लेती है। माँ जी ये आप क्या कर रही हो? माना कि मिताली दीदी को डॉक्टर ने नारियल पानी पीने के लिए कहा है, लेकिन रीचा भी प्रेग्नेंट है, ये बात आप बार बार क्यों भूल जाती हो? उसके पेट में भी बच्चा है और उसकी अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर ने रीचा को भी नारियल पानी पीने के लिए कहा है। मिताली दीदी ने आज सुबह ही नारियल पानी पिया था, रीचा ने आज नहीं पिया है, तो ये नारियल पानी रीचा का है। अगर आपको और चाहिए तो आप जाकर मार्केट से लेकर आओ ना, नहीं तो इनको या फिर देवर जी को बता दो। ऐसे रीचा के हाथ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू, ये अच्छा है कि अभी भी मेरे बेटे ही कमाते हैं, तुम्हारी कमाई इस घर में नहीं आती। मेरी बेटी को आए कुछ दिन हुए नहीं और तुम इसका खाने पीने का हिसाब रखने लगी। माँ जी, ना ही इस घर में मेरी कमाई आती है और ना ही मैं किसी के खाने का हिसाब रखती हूँ। उल्टा आप ही मिताली दीदी और रीचा में भेदभाव करती हो। रीचा के खाने पीने पर ध्यान रखती हो। देवर जी रीचा और मिताली दोनों के लिए घर में फल लाते हैं, लेकिन वो फल आप छुपा देती हो। लेकिन फिर भी रीचा आपसे कुछ नहीं कहती। उसकी माँ उसे बुला रही थी। अगर आपका इतना ही खर्च बढ़ रहा था तो आप भेज देती रीचा को उसके मायके। सुहानी, आजकल तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही। और जोर से बोलो, पूरे मोहल्ले को पता चले कि तुम्हारी सास तुम दोनों पर कितने जुल्म करती है। तुम तो इसकी इतनी तरफदारी कर रही हो कि ये बच्चा तुम्हें ही देने वाली है। माँ जी, ये बच्चा मेरे पेट में बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बच्चा हम सबका है। बच्चा हम सबका है तो बच्चे और बच्चे की माँ की सेहत का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, तुम बन गई हो ना रीचा की माँ, तुम रख रही हो ना उसका ध्यान, तो क्या जरूरत है उसे मायके भेजने की? मायके जाकर कुछ ज्यादा ही आराम करेगी ये महारानी, और उसके सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। काफी हो गया ज्ञान बांटना। चलो जाओ, सब अपने अपने काम करो। माँ, आप भाभीयों से इतनी ज़ोर से बातें क्यों कर रही थी? और नारियल पानी का क्या चल रहा था? अरे तुम्हारी भाभियाँ ना तुम्हारे लिए बिल्कुल खुश नहीं है। रीचा तुम्हारा नारियल पानी पी रही थी तो मैंने कहा ये मिताली का है, तो लगे मुझसे झगड़ा करने। वो मेरे लिए खुश नहीं है? ऐसा उनके बर्ताव से तो नहीं लगता माँ। और नारियल पानी तो मैंने सुबह पिया था ना। माँ, अपना रीचा भाभी को काफ़ी काम बताती हो। भैया उनके लिए जो भी लाते हैं वो आप मुझे दे देती हो। माँ, ये सही नहीं है। जैसे मेरा बच्चा आपको नानी कहेगा, वैसे भाभी का बच्चा भी आपको दादी कहकर बुलाएगा। आपको हम दोनों के लिए एक समान खुश होना चाहिए। ऐसे भेदभाव करना सही नहीं है माँ। अगर मेरे आने से तुम्हारा भाभी की तरफ बर्ताव बदल गया है तो मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे बेटा, तुम नादान हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम्हारे लाड़ करूंगी तो हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं रीचा को लाड़ करूंगी ना, उसका ख्याल रखूंगी, उसकी हर एक बात मान लूंगी, तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी। हाँ, तुम्हारी ये सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। तुम ना मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। इतना बड़बड़ करना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। जाओ, जाकर आराम करो। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं।
सुमति जरा भी नहीं सुधरती। घर के सभी उसे समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिताली और ऋचा में भेदभाव करती ही रहती है। ऋचा की डिलीवरी का टाइम अब नजदीक आ गया था। सुहानी ऋचा का काफी ख्याल रख रही थी। अब ऋचा को घर के काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी, उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो सुमति सुहानी और ऋचा दोनों को भी ताने मारती थी। एक दिन अचानक ऋचा के पेट में काफी दर्द होने लगता है। दीदी जल्दी से ऋतिक जी को फोन करो, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऋचा क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनको और देवर जी को फोन करती हूँ। माँ जी, दीदी इधर आओ ना, देखो ऋचा कैसे कर रही है। क्या हुआ भाभी आपको? अचानक से पेट में काफी दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं, मैंने आज सुबह से थोड़े ज्यादा काम बताए थे ना, सब लोग मुझे सुनाए, इस वजह से नाटक कर रही है ये। माँ ये क्या हो रहा है यहाँ, और तुम क्या बड़बड़ा रही हो? माँ जी आप एक बार ऋचा की तरफ तो देखो, क्या उसे देखकर जरा भी लगता है कि वो नाटक कर रही है? मिताली और सुहानी सुमति को समझा रहे थे। ऋचा रो रही थी। तभी ऋतिक और राकेश घर आ जाते हैं। ऋचा को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर प्लीज ऋचा को देखो ना, वो कैसे कर रही है। उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। प्लीज डॉक्टर जल्दी से देखो क्या हुआ है। ऋतिक शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ऋतिक तुम घबराओ मत, हमारी ऋचा ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? डिलीवरी में तो अभी टाइम था। ऋचा के लिए सब लोग परेशान थे, सब बात कर रहे थे। तब डॉक्टर आ जाते हैं। ऋचा ने कुछ भारी सामान उठाया था क्या, या फिर लगातार खड़े रहकर कुछ काम किया था? वो शुरू से घर के सारे काम करती है डॉक्टर, लेकिन कुछ भारी सामान तो नहीं उठाया था उसने। ऋचा की कंडीशन क्रिटिकल है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया है। हमें जल्दी से सी सेक्शन का डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर आपको जो करना है वो करो, लेकिन बस हमारी ऋचा सही सलामत होनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर, हमारी ऋचा और हमारे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ऋचा का सी सेक्शन करते हैं। ऋचा को बेटा होता है। ऋचा खतरे से बाहर आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर सुहानी और राकेश भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ऋचा की इस हालत की वजह थी सुमति। सुहानी को सुमति पर बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर चली जाती है। सुहानी को घर आते देख सुमति फिर से शुरू हो जाती है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? मैंने पहले ही कहा था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऋचा नाटक कर रही थी। ये आजकल की लड़कियां और उनके नखरे हमारी तो समझ के बाहर है भाई। ना किसी का कुछ सुनती है ना कुछ समझती है, बस अपनी मनमानी करनी आई ना। कर दिए होंगे अस्पताल में मेरे बेटे के पैसे खर्च, अब मिल गई होगी उसके दिल को ठंडक। माँ जी आपके शरीर में दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ऋचा इतनी गंभीर स्थिति में है और आप अभी भी पैसा 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 कर रही हो। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचती हो क्योंकि वो आपकी बहू है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से आपने मुझे कितने ताने मारे, कितना भला बुरा कहा। मैं तो आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाई, लेकिन ऋचा तो आपको दादी बनने का सुख दे रही थी ना। पर फिर भी आपने हमारे घर की खुशियों को नजर लगा दी। देवर जी ने उनकी पसंद की लड़की के साथ शादी की, इस बात का गुस्सा आप अब तक निकाल रही हो। ऋचा के साथ ऐसा व्यवहार करते वक्त आपको एक बार भी नहीं लगा कि आने वाले बच्चे पर इसका क्या परिणाम होगा? आपकी वजह से हमारी ऋचा क्रिटिकल कंडीशन में है और बच्चा। भाभी क्या हुआ हमारे बच्चे को? मिसकैरेज। हमारी ऋचा का मिसकैरेज हो गया है। हमारे घर में खुशी आने से पहले ही हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई। और माँ जी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लगातार ऋचा को काम बताती रही, उसे परेशान करती रही, ठीक से आराम भी नहीं करने दिया। माँ जी ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह आप हो, आप। मैंने कुछ नहीं किया बहू, मैं तो बस चाहती थी कि ऋचा की नॉर्मल डिलीवरी हो, इस वजह से मैं उसे ज्यादा काम बताती थी। लेकिन ये सब होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हे भगवान मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। बहू मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे ऋचा से मिलना है, मुझे अस्पताल लेकर चलो, हमारा बच्चा। इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। ऋचा को बेटा हुआ है, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है। आपको आपकी गलती का एहसास हो, इस वजह से मैंने झूठ बोला था। शायद मेरी बातों से आप सुधर जाएंगी, ये मैं आशा करती हूँ। बहू सच में मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाकर ऋचा से माफ़ी मांगो। वो तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था।
बहू, मुझे अपने किए पर काफी पछतावा है। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमति अपनी गलती कबूल कर लेती है और सबसे माफी मांगती है। बच्चे का और ऋचा का घर में बड़े अच्छे से स्वागत करती है। नहाने का समय खत्म हुआ, नंदू पानी बंद करो। जी मालिक। वीर प्रताप हमेशा एक छड़ी रखता है और इसे 2 बार बजाता है, जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि उनका समय नहाने का खत्म हुआ। नंदू पानी बंद कर देता है। इधर शीतल, जिसने आज अपने बालों में मेहंदी लगाई थी, वो आधे बाल धुले में ही खड़ी रह जाती है। ये घर है या जेल? पता होता तो कभी इस जेल में आती ही नहीं। लड़का बहुत अच्छा है बोलकर पापा ने इस घर में मेरी शादी कर दी। हर चीज का टाइम है। अब नहाने का क्या टाइम होता है? कोई 2 मिनट में नहा लेता है तो कोई 1 घंटे में। अब ऐसे बालों में कैसे निकलूं बाहर? इनको फोन करती हूँ। शीतल बाथरूम से ही अतुल को फोन करके कहती है, यार मेरे बालों में मेहंदी लगी है, अब क्या करूं? पापा जी ने पानी बंद करवा दिया है, कैसे नहाऊंगी मैं? पापा ने पानी बंद करवा दिया है तो कोई पानी चालू नहीं करवा सकता जब तक सब हॉल में नहीं आ जाते। मैं कुछ नहीं करता, तुम ऐसे ही रहो, आज बाल ही तो है। शीतल चिड़चिड़ाकर फोन रख देती है और अपने कमरे में रखे पीने के पानी से जैसे तैसे बालों की बस मेहंदी धोती है। थोड़ी देर में सब हॉल में आ जाते हैं और नंदू फिर से पानी चालू कर देता है। शौर्य, तुम बाजार से सब्जी ले आओ, लेकिन याद रहे तुम ठीक आधे घंटे में वापस आओगे। 8 बज रहे हैं, मतलब 8:30 बजे तुम घर पर होने चाहिए। जी पापा। बहुओं, नाश्ते में छोले भटूरे बना लो, लेकिन खाना सबको 9 बजे तक मिल जाना चाहिए। उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी पापा जी। शीतल और रिया तुरंत रसोई में जाती हैं और जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाना शुरू कर देती हैं। वीर प्रताप सबको टाइम के साथ काम देता है। पूरे घर पर वीर प्रताप की हुकूमत चलती है। उससे पूछे बिना तो घर का एक पंछी भी पैर नहीं मार सकता। इधर रिया और शीतल बहुत परेशान हो जाती है। कितना भी जल्दी कर लेंगे, भटूरे छोले नहीं बन पाएंगे। भाभी, पापा जी को पहले बोलना चाहिए था ना, उन्हें छोले भटूरे खाने हैं तो कम से कम छोले फुलाकर तो रखते हम। अब ये है कि उबल ही नहीं रहे, क्या करें? अब जैसे कच्चे पक्के बनेंगे वही डाल देंगे, क्या करें? इतने टाइम में कोई डिश बनती है क्या? नॉर्मल रोटी सब्जी बन जाए वही काफी है। भाभी, आप भैया से बात कीजिए ना कि पापा जी से बात करें। बाकी काम में तो ठीक है, लेकिन खाने में टाइमिंग हटा दे। तुम्हारे भैया कुछ करेंगे नहीं, वो मुझे ही सुना देंगे। वो तो खुद ही भीगी बिल्ली बन जाते पापा जी के सामने। देखा है उन्हें कभी पापा जी के सामने ऊंची आवाज में बात करते? कौन हमें बचाएगा इन सब से? इधर खाना बनाने का टाइम खत्म होता है। उधर वीर प्रताप अपनी छड़ी बजाता है 2 बार। बहुएं रसोई से जैसे ही बाहर आती है वैसे ही दूध वाला दूध लेकर आता है। भाभी दूध ले लीजिए, पतीला कहाँ है? दूध लेने का समय खत्म हुआ, वापस ले जाओ। इस समय हम दूध नहीं लेते, तुम्हें पता होना चाहिए। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे का टाइम है। मालिक, कभी कभी कोई काम आ जाता है, वरना मैं तो सुबह ही आता हूँ। अब इस दूध का मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता, कल से टाइम पर आए तो ही दूध लेंगे, नहीं तो दूध नहीं लेंगे। दूध वाला मुंह लटकाकर चला जाता है। खाना लगा दूं पापा जी? हाँ, 5 मिनट में खाना लग जाना चाहिए। और सबसे कह दो 2 मिनट में टेबल पर आ जाए, वरना खाना नहीं मिलेगा। जी पापा जी। 2 मिनट में सब टेबल पर आ जाते हैं। 5 मिनट में बहू खाना लगा देती है। ये क्या है बहू, छोले कच्चे हैं? ये कोई खाना है? 1 घंटे में क्या क्या हो जाता है और तुम लोगों से खाना नहीं बनता? खाना मुझे परफेक्ट चाहिए, ये आधा कच्चा पक्का नहीं। तुम दोनों इस साल अपने मायके नहीं जाओगी। पापा जी, मेरे मायके में शादी है, मेरे मायके में मुंडन है। हम अच्छे से खाना बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोशिश नहीं होती बहू। कल से तुम दोनों को 1 घंटे की जगह 45 मिनट ही खाना बनाने के लिए मिलेंगे। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वीर प्रताप हॉल में बैठा सब पर नजर रखता है। मायके जाने से मना करने के बाद दोनों बहुएं टेंशन में आ जाती है और मौका पाकर अपनी सास अंजना के पास जाती है। मम्मी जी, आप देख रहे हैं ना पापा जी को, अब आप ही बताओ कैसे हम 45 मिनट में खाना बनाएंगे? ये पहला घर है जहाँ सास से ज्यादा ससुर की हुकूमत चलती है और रसोई ससुर के हिसाब से चलती है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो ये खानदानी है। मेरे ससुर जी तो इनसे भी ज्यादा सख्त है। बैठने का भी हमारा टाइम था और उस टाइम पर नहीं बैठे तो पूरे दिन खड़े रहना होता था। बहू, ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारे ससुर जी तो इस मामले में बहुत सॉफ्ट है। अब तुम लोग ही देखो कैसे क्या करना है, मैं तो कितना ज्यादा झेल कर बैठी हूँ। लेकिन मम्मी जी, वो मायके जाने वाली बात पर तो आप पापा जी से बात कर सकती हैं। साल भर में एक ही बार तो हम जाते हैं, उस पर भी पापा जी ने मना कर दिया। मेरे ससुर जी के राज में मैं 10-10 साल मायके का मुंह नहीं देख पाती थी। मेरे मायके वाले तो मेरी शक्ल ही भूल गए थे।
कम से कम तुम्हारे ससुर जी ऐसा तो नहीं है। शीतल और रिया वहां से निराश हो जाती हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है और शाम को अतुल को घर आने में 8 बज जाते हैं। जैसे ही अतुल घर में पैर रखता है, वीर प्रताप कहता है, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है रात को आने का आखिरी वक्त 8 बजे का है? वो पापा, मैं क्या करता, पहले ऑफिस में देर हो गई, फिर ऑफिस में साथ काम करने वाले आदमी को मुझे उसके घर छोड़ने जाना पड़ा। ठीक है, जाना पड़ा तो उसके घर ही रह जाओ। अब आज तुम्हें घर आने को नहीं मिलेगा। अरे पापा, मेरी बात तो समझिए। नंदो, दरवाजा बंद कर दो। रात को बाहर रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अतुल को इस तरह देखकर शीतल का खून सूखने लगता है। वो मन ही मन कहती है, एक जरा दया नहीं आती मम्मी जी और पापा जी को किसी पर, बहुत निर्दयी हैं ये लोग। अतुल पूरी रात घर के बाहर बैठा रहता है। अगले दिन अतुल की ऐसी हालत देखकर घर में सब अपने अपने टाइम से काम करते हैं। रिया और शीतल रसोई में जाती हैं और चटनी पीसने लगती है। भाभी, इतनी जल्दी क्या ही बनेगा, ब्रेड सैंडविच बना लेते। धनिया की चटनी पीस ली है, आप मसाला बना लो। ठीक है। नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाती हैं और वीर प्रताप कहता है, ऐसा है कि बिजली का बिल बहुत आने लगा है, मिक्सी बहुत देर तक चलती रहती है। नंदो, मिक्सी ग्राइंडर को मेरे कमरे में रख दो। महीने में 2 बार ही मिक्सी मिलेगी, बाकी समय हाथ से जो भी पीसना है पीसो, इससे सेहत भी अच्छी रहती है। रिया और शीतल एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मालिक, तभी मैं सोचूं पानी तो टाइम पर ही बंद कर देता हूँ, फिर बिजली का बिल इतना कैसे आ रहा है? नंदो, तुम मेरी गाड़ी साफ करो, मैं खा कर बाहर चलूंगा। सैंडविच से पेट नहीं भरता बहू, नाश्ता ठोस होना चाहिए और हेल्दी भी। ठीक है। रिया और शीतल सबको अलग अलग स्टाइल की सैंडविच देती है, जिसको जैसी खानी हो। मसाला सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, सैंडविच विद ब्रेड बटर भुजिया। खाकर वीर प्रताप नंदू के साथ चला जाता है। इधर रिया और शीतल कितने दिनों बाद चैन की सांस लेती है। आज दोपहर का खाना आराम से बनाएंगे, टाइमिंग देखने वाला कोई नहीं है। भाभी, बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया, आज चाउमीन मंचूरियन बनाते हैं, टाइम भी है। हाँ, ये सही है। रिया और शीतल दोनों आराम से चाउमीन और मंचूरियन बनाने लगती है। इधर काम वाली भी वीर प्रताप के ना होने से आराम से धीरे धीरे काम करती है। यहाँ खाना तैयार होने ही वाला था और रसोई में काम वाली गाना गाते गाते बर्तन धो रही थी कि उधर वीर प्रताप आ जाते हैं। रसोई से नल की आवाज सुनकर वो चिल्लाकर कहते हैं, नंदू, पानी बंद करो। एक दिन क्या मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, सब अपनी मर्यादा खो देते हैं, डिसिप्लिन भूल जाते हैं। पापा, रिलैक्स करो। बर्तन मांज दिए हैं, लेकिन धोऊं कैसे? पानी बंद कर दिया है, इस तरह से अब मैं नहीं काम करने वाली यहाँ। तू बिना गुस्सा क्यों होती है? थोड़ी देर बाद जब पानी खुलेगा तब धो देना। आज ना मैं तुझे चाउमीन खिलाऊंगी। एक तू ही तो है जिससे हम अपना दुख बांट सकते हैं। तू भी चली गई तो क्या होगा हमारा? ये सब रोना धोना करके मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल मत करो आप दोनों, बड़ी दिक्कत है भाई इस घर में। कामवाली काम छोड़कर चली जाती है। कामवाली के चले जाने से शीतल और रिया की खटिया खड़ी हो जाती है। ऊपर से आग में घी डालने उसकी ननद भी आ जाती है। दोपहर का खाना दोनों देवरानी जिठानी जब परोसती है। चाउमीन मंचूरियन इस वक्त कौन खाता है भाभी? वो बहुत दिनों से बना नहीं था ना दीदी, और हम बाहर भी नहीं जाते तो सोचा आज घर पे ही बना ले। क्या आप लोग भी दाल चावल सब्जी बनाती, कुछ हेल्दी? ये मैदा वैदा मैं नहीं खाती, मुझे मेरी सेहत मेंटेन रखनी पसंद है। तो आपके लिए लस्सी बना देती हूँ दीदी। ठीक है। रिया रसोई में जाकर लस्सी बनाती है। भगवान, किस कलम से तूने मेरी किस्मत लिखी थी, एक इसकी कमी थी, अब वो भी आ गई। पूरा मार कर ही छोड़ेंगे ये लोग हमें। रिया लस्सी बनाकर मेघा को देती है। ओ भाभी, कितनी ठंडी लस्सी है, आप लोग ना मुझे टॉन्सिल करवा के रहोगी। दीदी, वो लस्सी खट्टी ना हो इसलिए फ्रिज में रख दी थी। पहले फ्रिज होते ही कहाँ थे? फ्रिज का सामान खराब ही करता है सो अलग, ऊपर से बिजली बिल इतना आता है। अब समझ में आ रहा है मुझे इतनी कमजोरी कैसे आ रही है। नंदो, फ्रिज रसोई से हटा दो और मेरे कमरे में रख दो। खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं और शीतल कहती है, एक तो खाना बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें भी फ्रिज और मिक्सी की सुविधा नहीं, तो इतनी जल्दी कहाँ से खाना बनेगा? ऊपर से दीदी अलग ही हेल्दी का राग आलाप रही है। अब उन्हें मैं दिखाती हूँ हेल्दी क्या होता है। हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है शीतल, पर हमें तो अपने लिए कुछ करना ही होगा। वैसे भी मायके तो इस साल जाने को नहीं मिलेगा, तो अब किस बात का डर? अगले दिन नाश्ते में वीर प्रताप कहता है, बहू जरा कचौड़ी बना दो। जी पापा जी। रिया रसोई में जाती है और शीतल से कहती है,
मैं जल्दी से बर्तन धोती हूँ, तू गर्म पानी में चने डाल दे और कचौड़ी का आटा लगा दे। बहुत काम है, दही फेंटना है, इमली की चटनी बनानी है, धनिया की चटनी पीसनी है। जस्ट चिल भाभी, अब कोई इतनी हड़बड़ी नहीं है, पूरा 1 घंटा है हमारे पास। शीतल, राज कचौड़ी बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। इसमें भी अगर चटनियां पहले से बनी हो, और यहाँ तो कुछ बना हुआ भी नहीं है। भाभी पहले बर्तन करते हैं साथ में। बर्तन करने की बात शीतल कहती है। भाभी आप आटा लगाओ, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। शीतल चने बॉईल करके उसमें आलू, प्याज, धनिया पत्ती डालती है। फिर उसमें जीरा और धनिया का मसाला डालकर काला नमक डाल देती है और ऊपर से भुजिया डाल देती है। ये क्या है शीतल? भाभी वक्त और सामान जितना मिलेगा हम उसी में बना सकते हैं ना। चलिए आप बेलिए, मैं पुड़िया उतार देती हूँ। 1 घंटा होते ही वीर प्रताप अपनी छड़ी बजाने लगता है। रिया और शीतल खाना लाकर टेबल पर सजा देती हैं। पूड़ी, चना और दही सबको देती है। राज कचौड़ी सबके लिए। दिमाग तो ठीक है भाभी आपका, ये राज कचौड़ी है। दिमाग तो ठीक है दीदी मेरा, क्यों? इसे राज कचौड़ी कहते हैं क्या? भूल गई क्या राज कचौड़ी बनाना? जब शादी होकर आई थी तो पहली रसोई में यही बनाई थी क्या? पापा जी, उस वक्त और अभी में बहुत अंतर है। उस समय टाइम की कोई सीमा नहीं थी। हमारे पास मिक्सी, फ्रिज थे, काम वाली थी, तो उस समय उस स्टाइल की राज कचौड़ी थी। ये 1 घंटे वाली हेल्दी राज कचौड़ी है। क्यों, सही कहा ना मैंने दीदी? दीदी आप ही ने तो कहा था मैदे से आपको दिक्कत है, आपकी हेल्थ भी तो जरूरी है ना। सब चुप हो जाते हैं और चुपचाप से खाना खा लेते हैं। शौर्य भैया, मुझे मेरे ससुराल छोड़ दीजिए। बेटा कल ही तो आई है और आज तुझे जाना है। हाँ पापा, वो इनका मन नहीं लगता ना। हाँ दीदी, एक आप है जो मायके में रहना नहीं चाहती, और एक हम है जिन्हें मायके जाने नहीं दिया जाता। लेकिन मेघा, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है, मुझे मार्केट का सारा काम भी करना है, वरना पापा मुझे घर से निकाल देंगे। जाकर मेघा बेटी को उसके ससुराल छोड़कर आ। मेरी लाड़ो रानी के लिए कोई नियम नहीं है, बेचारी साल भर में कभी कभी तो आती है। जी पापा जी। शौर्य मेघा को छोड़ने चला जाता है और रिया रसोई में शीतल की पीठ थपथपाते हुए कहती है, आज तो तुमने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अब रोज यही होगा भाभी। इन्हें भी समझ आना चाहिए कि पाबंदी ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं। रसोई औरतों की होती है, ना कि मर्दों के हिसाब से चलती है। चलिए टीवी देखा जाए। शीतल और रिया हॉल में नाश्ता करते हुए टीवी देखने लगती है। भाभी बहुत दिनों के बाद टीवी देखने को मिल रहा है ना, और खाना भी आराम से खा रहे हैं। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, अब तो चाह भी मर गई है, मुंह का टेस्ट ही खत्म हो गया है, साथ में जिंदगी का टेस्ट भी खत्म ही है। इतने में वीर प्रताप वहां आकर कहता है, नंदो टीवी बंद करो, नाश्ता करने का वक्त सबके लिए 15 मिनट है। टीवी चलती रहेगी तो बिजली बिल के साथ टीवी भी खराब होता है। रिया और शीतल उठकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और फिर दोपहर में खाने के वक्त अंजना कहती है, बहू अभी पाव भाजी बना लेना, रात का काम भी हो जाएगा। जी मम्मी जी, हो जाएगा, 1 घंटा बहुत है, आधे घंटे में ही बन जाएगा ये तो। शीतल और रिया रसोई में जाती है, दोनों बर्तन करती है। पहले तुमने तो पापा जी को सबक सिखाने की ठान लिया। हाँ नहीं तो क्या, जब देखो इस टाइम में ये होना चाहिए, इस टाइम में वो होना चाहिए। अब पाव भाजी में क्या करेगी तू? करना क्या है, बस मिलकर सब्जी काटनी है। 1 घंटे में जो हो सकेगा वही करेंगे ना। उन्हें खाना भी वैरायटी वाला चाहिए, टेस्टी चाहिए, फिर हेल्दी भी रहने का ड्रामा चाहिए। 1 घंटे में ये सब कुछ होगा, ये कैसे पॉसिबल है? शीतल और रिया सब्जी काटती हैं, फिर उसे बॉईल करके रख लेती है। दूसरी ओर आलू उबालकर उसका भरता बनाकर बॉईल सब्जी में डाल देती है और पाव बिना सेके ही रख देती है। खाने का वक्त होता है, खाना टेबल पर लगाकर शीतल कहती है, पाव भाजी तैयार है। ये पाव भाजी है क्या? पाव तो सेका ही नहीं है तुमने यार। इससे कोई कैसे खाएगा? अरे भाजी में तो कोई मसाला ही नहीं है, बस बॉईल करके रख दिया है। बहू ये क्या है? मम्मी जी ये पाव भाजी है, इसे खाने से हेल्थ भी अच्छी रहेगी और तो और पाव भाजी का स्वाद भी आ जाएगा। सही कहा ना पापा जी? तुम दोनों ने अलग ही परेशान कर रखा है। अरे हमने क्या किया? ये 1 घंटे में बर्तन धोकर इतना सब बना दिया, कम है क्या? 1 घंटे में जैसी जितनी पाव भाजी बनती थी बना दी हमने। सब चुप हो जाते हैं और खाना खा लेते हैं। अब रोज इसी तरह से शीतल और रिया डिश के नाम पर आधा अधूरा खाना देती। एक दिन तो हद ही हो जाती है जब मेघा के पति सौरभ अपने ससुराल आते हैं। उसके आते ही वीर प्रताप उसके आगे पीछे करने लगते हैं। बहू दामाद जी के लिए नाश्ता लगाओ, जो भी उन्हें पसंद है। मेरी पसंद तो आप लोगों को पता ही है भाभी।
जी सौरभ जी, अब भी लाती हूँ। बहू 10 मिनट में नाश्ता लगा देना। शीतल लस्सी बनाती है और रिया चाउमीन। भाभी क्या इतना कर रही हो? बॉयल चाउमीन में कच्ची सब्जी रखकर परोस दो। अब सौरभ जी को भी तो पता चले उनके ससुराल में क्या चल रहा है। हाँ ठीक कहा तुमने। शीतल और रिया नाश्ता लगाती है। भाभी ये लस्सी तो एक जरा ठंडी नहीं है। मुझे ना ठंडी पसंद है, मजा ही नहीं आएगा। वो क्या है ना सौरभ जी, मेघा दीदी और पापा जी को हमारी सेहत का बहुत ख्याल है, इसीलिए रसोई से फ्रिज हटवा दी। बिजली का बिल बहुत आता है ना। मेघा तो खुद चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीती है और हमारे घर में फ्रिज 24 घंटे ऑन रहती है। अब पी लीजिए सौरभ जी, हमने इतने प्यार से बनाया है तो। वो तो पी लूंगा, लेकिन ये चाउमीन तो नहीं खाई जाएगी। कच्ची सब्जी और बॉइल्ड चाउमीन, कुछ टाइम और लग जाता, लेकिन खाने का स्वाद तो आना चाहिए। अब खाना तो मन से खाना है, कोई दिन बताने के लिए नहीं खाना। ये आप समझ रहे हैं ना सौरभ जी, लेकिन 10 मिनट में तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाता। हमने तो फिर भी इतना कर दिया, और 10 मिनट में जितना बना इतना भी आपको नहीं देते तो आपको बिना खाना खाए जाना पड़ता। ये हमारे पापा जी का नियम है। क्या 10 मिनट में नाश्ता और 1 घंटे में खाना? पता है भाभी मेघा को कितना वक्त लगता है खाना बनाने में? कोई आ जाए घर पर तो मुझे बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ता है, और रोज सुबह का नाश्ता बनाने में 2-2 घंटे लगाती है। उसमें भी बस रोटी और सब्जी बन पाती है, जिसमें भी हमारे घर पर हर काम की काम वाली है। अब सबकी अपनी अपनी किस्मत सौरभ जी। सॉरी भाभी, कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने पी ली है, लेकिन ये चाउमीन नहीं खा पाऊंगा। बुरा मत मानना आप दोनों। पापा जी चलता हूँ, इधर आया था तो मिलने चला आया। सौरभ चला जाता है और उसकी बात सुनकर वीर प्रताप को खुद में ही बहुत खराब लगता है कि उसकी बेटी कितने आराम से अपने ससुराल में रहती है और वो अपनी बहुओं पे कितनी पाबंदी लगाता है। उसी वक्त वो नंदू से कहता है, नंदू कोई बर्तन धोने वाली को अभी पकड़ कर ले आओ, फ्रिज और मिक्सी रसोई में रखवा दो। बहुओं से कह दो कि रात का खाना उन्हें जब जैसे जो बनाना हो बना ले। इतना कहकर वीर प्रताप अपने घर से चला जाता है। रिया शीतल को ताली मारते हुए कहती है, ये तो गजब हो गया, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। तूने सही कहा था। देर आए दुरुस्त आए, सौरभ जी तो हमारे लिए भगवान निकले। रात में शीतल और रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। आज खाना लाजवाब बना है, सच में। सब्जी पनीर की टू गुड। बहू मिक्स वेज तेरे पापा जी का फेवरेट है, वो भी बहुत अच्छा बनाया है। अब रोज इसी तरह खाना मिलेगा, क्योंकि ये 1 घंटे वाली रसोई नहीं है ना। सब हंसने लगते हैं और रिया शीतल भी मेघा की तरह अपनी मर्जी से अपनी रसोई चलाने लगती हैं।